मोटर न्यूरॉन लिगेंड्स में अब रिकवरी प्रोसेस है वो किस तरह से स्टार्ट होता है। हाँ, हमें कब पता लगेगा कि इसमें प्रोग्रेस आ रही है रिकवरी प्रोसेस में? जब उसके प्रॉक्सिमल मसल से स्टार्ट होंगे फंक्शंस, फिर डिस्टल की तरफ जाएंगे। ठीक है, जब वो अपने वॉलंटरी एक्शंस, वॉलंटरी मसल्स को खुद से परफॉर्म करवा सकेगा, उसकी एक्टिविटीज़ प्रॉक्सिमल साइड से स्टार्ट होंगी और एंड देन डिस्टल, तब हमें जो है कंफर्म होगा कि रिकवरी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है। In the lower limb, hip flexion is usually the first movement accomplished. It is accomplished by the reflex flexion of more distal segments, that is the flexion of the knee and dorsiflexion of the ankle. अगर फ्लेक्शन ऑफ द नी और एंकल पे जो फ्लेक्शन हो रही है वो ठीक है, तो जो अगर हिप पे कोई ना कोई पेरेसिस है या फंक्शनली लॉस है थोड़ा बहुत, तो सबसे पहले जो है उसकी हिप फ्लेक्शन ठीक होना स्टार्ट होगी। अगर उसकी नी पे फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन जो है एंकल पे वो ठीक है, तब उसके बाद क्या होगा, फ्लेक्सर्स एनर्जी पैटर्न जो है वो डिवेलप्स हो जाएंगे एंड द पेशेंट इज एबल टू एक्सटेंड द हिप वॉलंटरली। उसके बाद क्या होगा, जब उसके सारे फ्लेक्सर्स एनर्जी पैटर्न जो है वो डिवेलप हो जाएंगे तो फिर उसकी एक्सटेंशन की तरफ रिकवरी आएगी। इस स्लाइड में देखें, फ्लेक्सर्स एनर्जी कंपोनेंट्स दिखाए हैं अपर एंड लोअर लिम्ब में एंड एक्सटेंसर्स एनर्जी कंपोनेंट्स। अपर लिम्ब में देखते हैं, अगर शोल्डर में स्कैपुलर रिट्रैक्शन एंड एलिवेशन होती है, शोल्डर एब्डक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, एल्बो फ्लेक्शन होती है, फोर आर्म सुपिनेट हो सकता है और रिस्ट फिंगर फ्लेक्शन, ये सारी इकट्ठी हो सकती है। यानी कि शोल्डर की जब रिट्रैक्शन और एलिवेशन हो रही है तो शोल्डर एब्डक्शन हो रही होगी, एक्सटर्नल रोटेशन में भी जा रहा होगा, एल्बो की फ्लेक्शन हो रही होगी, फोर आर्म सुपिनेशन हो रही होगी। ये सारा क्या है, फ्लेक्सर्स एनर्जी, यानी कि इकट्ठा काम करते हैं, कंपोनेंट एज अ कंपोनेंट काम करते हैं अपर लिम्ब में। अगर लोअर लिम्ब में देखें तो फ्लेक्सर्स एनर्जी कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, हिप पे फ्लेक्शन एब्डक्शन होती है, एक्सटर्नल रोटेशन नी फ्लेक्शन में, एंकल डोर्सी फ्लेक्शन में और इन्वर्जन में जाता है, और टो पे डोर्सी फ्लेक्शन। सिमिलरली एक्सटेंसर्स एनर्जी देखते हैं, इसके ऑपोजिट है। अपर लिम्ब में स्कैपुलर प्रोट्रैक्शन, शोल्डर एडक्शन, इंटरनल रोटेशन, एल्बो की एक्सटेंशन, फोर आर्म की वहाँ पे सुपिनेशन हो रही थी, फ्लेक्शन एनर्जी में, एक्सटेंसर्स एनर्जी में प्रोनेशन होगी, रिस्ट और फिंगर में फ्लेक्शन होगी। लोअर लिम्ब में देखते हैं, हिप पे एक्सटेंशन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन, फिर नी पे एक्सटेंशन, एंकल पे प्लांटर फ्लेक्शन एंड इन्वर्जन एंड टो पे प्लांटर फ्लेक्शन। ये भी एज अ कंपोनेंट ही काम करेगी। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय द रिफ्लेक्स एक्सटेंशन ऑफ द नी एंड प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द एंकल। If the recovery goes on to the completion, that develops the ability to move each segment of the limb voluntarily and independently and spasticity gradually decreases। क्योंकि हमने देख लिया फ्लेक्शन एनर्जी पैटर्न कौन से हैं और एक्सटेंसर्स एनर्जी पैटर्न कौन से हैं। तो देखिए, अगर डिस्टल साइड के या प्रॉक्सिमल साइड के फंक्शंस गेन होना शुरू हो जाते हैं, तो क्योंकि ये एज अ कंपोनेंट काम करते हैं, सनर्जी एज अ सनर्जी मिलके काम करते हैं, तो अगर इसके वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे तो उसके जो है वो रिफ्लेक्स के तौर पे बाकी फंक्शंस भी आना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक रिकवरी प्रोसेस है। टाइम ड्यूरेशन ऑफ रिकवरी, दिस रिकवरी प्रोसेस इज कंप्लीट इन अ मंथ और लेस in the patient who is destined to recover fully. This is not so uniform but is sufficient accurate for our purposes। ठीक है, कुछ लोगों को सिर्फ 1 महीना लगता है या इससे भी कम रिकवर होने में, और कुछ को कई महीने लग जाते हैं। स्ट्रोक, फालिज का अटैक होने के बाद कब तक इंसान ठीक हो जाता है मुकम्मल तौर पे? इफ एट द एंड ऑफ 1 month पोस्ट स्ट्रोक द पेशेंट स्टिल लॉस substantial reduction in the motor power, it is probable that he will not fully recover. There may be some further return of the function until 7 to 8 months लग सकते हैं। ठीक है, अभी हमने कहा था कि 1 month में मोस्टली हो जाते हैं ठीक, या इससे ज़्यादा भी लगते हैं, तो कुछ 7-8 महीने तक भी ठीक होते हैं। अच्छा, इसके लिए जो है ना वो हम देखते हैं जो फर्स्ट साइंस होते हैं ना स्ट्रोक के, कि फेस एक जगह से ड्रूप कर रहा होगा, आर्म वीकनेस होगी, वन साइडेड स्पीच डिफ़िकल्टी होगी, हेमिप्लेजिक केस जिसमें वन साइड इफेक्ट होती है। लोअर लिम्ब में क्या इफेक्ट आएंगे, अगर हिप फुली रिकवर नहीं हुआ वेट बियरिंग के दौरान चलते हुए, ड्यूरिंग गेट एंड फॉरवर्ड प्रोग्रेशन,
नी भी जो है वो नी पे सफिशिएंट पावर है ऑन आइदर रिफ्लेक्स। अच्छा, नी पे सफिशिएंट पावर है वो भी क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्स के तौर पे अगर किसी और जॉइंट पे अच्छी मूवमेंट हो रही है उसकी वजह से रिफ्लेक्स के तौर पे नी पे भी थोड़ी बहुत मूवमेंट आ रही है वॉलंटरली। और एंकल पे लिटिल और नो वोल्यूशनल मोटर पावर, एंकल नहीं कर सकता हेमीप्लेजिक केस में, हेमीप्लेजिक साइड में। इन हेमीप्लेजिक पेशेंट नी एक्सटेंशन विल ऑलमोस्ट ऑलवेज बी स्ट्रोंगर देन द नी फ्लेक्शन। ठीक है, हेमीप्लेजिक पेशेंट्स में उन्होंने कहा है कि नी पे जो एक्सटेंशन होती है, नी को स्ट्रेट करना, लेग को स्ट्रेट करना, वो ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं वहाँ के नी एक्सटेंसर्स मसल्स एज कम्पेयर टू नी फ्लेक्सर्स। तो अगर एक्सटेंसर ज़्यादा काम करेंगे तो ऑब्वियसली नी पे हाइपर एक्सटेंशन कोज हो सकती है, उसको जिनो रिकर्वेटम भी कहते हैं। Here is the picture of hemiplegic patient. You can see arm and leg on one side, arm bent, spastic, floppy है and often of little use. She walks on the tiptoe or outside of the foot on the affected side, and the other side is completely or almost normal. That's why she is a hemiplegic patient. The degree of the hip and knee flexion which does occur is responsible for the reflex dorsiflexion of the otherwise paretic ankle. अगर hip और knee पे flexion अच्छी है तो ankle पे जो है वो dorsiflexion जो है as a reflex अच्छी हो जाएगी. There is often some power for the active ankle plantar flexion in the absence of dorsiflexion. अगर dorsiflexors weak होंगे तो obviously plantar flexors ज़्यादा work करेंगे तो वो active ankle plantar flexion होगी वहाँ पर. हेमीप्लेजिक का पेशेंट जिसकी वन साइड इफेक्ट होती है उसका गेट पैटर्न कैसा होगा? स्लो होगा, ठीक है, वन लेग में स्पासिसिटी होगी और जो वहाँ से वो शॉर्ट स्टेप लेगा जो उनसी साइड इफेक्ट है, और हील टो पैटर्न पे उसकी गेट होगी, एक फुट जो है वो ड्रॉप हुआ होगा आगे की तरफ, प्लांटर फ्लेक्शन में होगा, ठीक है, और वेरस में भी होगा। और ये स्विंग फेस में ज़्यादा नज़र आएगा प्लांटर फ्लेक्शन, क्योंकि जब स्विंग फेस में ज़मीन से उठेगा तब भी नज़र आएगा कि उसके डोर्सिफ्लेक्सस वीक है तो प्लांटर फ्लेक्शन में जाएगा। और लेकिन जब पाउंड ज़मीन पे नीचे रखेगा, वेट बेयरिंग करेगा, तब इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा एक्वाइनोवेरस। अगर हेमीप्लेजिक पेशेंट में स्पास्टिसिटी जो है वो कम है, वीकनेस भी कम है और स्पास्टिसिटी भी कम लेवल पे है, डिग्री ऑफ स्पास्टिसिटी कम है, तो फिर the attitude of the foot and the presence of or absence of plantar flexion and dorsiflexion stops may very well influence the knee stability. Strong hip extensors may compensate for the weak quadriceps. ठीक है, अगर quadriceps weak भी हैं तो other hip extensors जो हैं वो work करेंगे. Hip adductors may substitute for the paretic hip flexors etc. और अगर हिप के फ्लेक्सर्स वीक हैं तो हिप एडक्टर्स काम करेंगे उसकी जगह. दीज डायनामिक्स ओनली होल्ड ट्रू फॉर द हेमीप्लेजिक पेशेंट व्हेन स्पास्टिसिटी एंड वीकनेस आर माइल्ड. ये सिर्फ उन लोगों के लिए बताया है कि अगर क्वाड्रिसेप्स वीक हैं तो हिप एक्सटेंसर्स काम कर लेंगे, हिप फ्लेक्सर्स वीक हैं तो हिप एडक्टर्स काम कर लेंगे. सिर्फ उन पेशेंट्स में जिनकी डिग्री ऑफ स्पास्टिसिटी बहुत कम है, अकड़ाव ज़्यादा नहीं है और वीकनेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है. और अभी हमने देखा कि हेमीप्लेजिक में कौन सी गेट होती है, हील टो पैटर्न पे गेट थी और ड्रॉप फुट गेट स्विंग फेस में नज़र आती है. तो अगर हील टो गेट हमें नज़र नहीं आ रही है तो क्या करैक्टरिस्टिक्स हो सकती है नॉर्मल गेट की? वो नॉर्मल गेट तो उसकी ख़त्म हो गई. बॉडी वेट इज़ नॉट बिहाइंड द फुट ड्यूरिंग द लोडिंग रिस्पॉन्स. हील स्ट्राइक के बाद क्या आता है? लोडिंग रिस्पॉन्स, जिसमें फुट फ्लैट होना होता है. और इनवॉलंटरी ऑटोमेटिक लेटरल ट्रंक बेंडिंग होगी व्हेन एब्डक्टर्स आर वीक. और अगर एब्डक्टर्स बहुत ज़्यादा वीक हैं तो लेटरल ट्रंक बेंडिंग ऑटोमेटिकली उसका ट्रंक जो है वो बेंड कर जाएगा, क्योंकि उसको उस वक्त जो है वो बॉडी वेट, उसको यही बॉडी वेट इतना ज़्यादा होता है कि वो सेंटर लाइन से वेट लाइन जो है वो क्रॉस कर सकते हैं, इसी वजह से वो गिर सकता है. दैट्स वाई वो लेटरल ट्रंक बेंडिंग करेगा अपोजिट साइड में ताकि वो गिर ना जाए. अच्छा, लेफ्ट हेमीप्लेजिक यानी कि लेफ्ट साइड अगर उसकी इफेक्ट है, इसका मतलब राइट हेमिस्फीयर है ब्रेन का वो डैमेज है. और ऐसे पेशेंट्स में कॉग्निशन और परसेप्चुअल फंक्शन जो ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं. ही विल शो मोर एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर एंड लेस एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ स्पेस एंड हिज पोजीशन. स्पेस की कितनी गहराई है या कितनी दूर है ये चीज़, वो ज़्यादा इन लोगों को प्रॉब्लम होती है लेफ्ट हेमीप्लेजिक्स को. गेट पैटर्न डिस्टर्ब होता है, इंस्टेबल हो जाते हैं ड्यूरिंग वॉकिंग.
और वीकनेस इनकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू राइट हेमिप्लेजिक्स, और स्पास्टिसिटी भी इनमें ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द राइट हेमिप्लेजिक पेशेंट। तो हेमिप्लेजिक पेशेंट की जो मसल टेस्टिंग होती है वो हम आम पेशेंट्स दूसरे पेशेंट्स की तरह नहीं करें, क्योंकि इनका एक अटैक आता है ना, हमेशा एक जैसी नहीं होती है। ड्यूरिंग वर्किंग कोई फंक्शन परफॉर्म करने के वक्त उनकी ज़्यादा स्पास्टिसिटी हो जाती है। यानी कि इनका टाइम फिक्स नहीं होता कि कांस्टेंट स्पास्टिसिटी नहीं होती कि एक जैसी स्पास्टिसिटी हो हर टाइम। वो कोई फंक्शन परफॉर्म करने लगे थे तब इनकी रेंज ऑफ सिवियरिटी है वो वेरी करती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इनकी मसल टेस्टिंग तब की जाए जब वो ये फंक्शन परफॉर्म करने लगे, या फिर इनकी गेट ट्रेनिंग करवा रहे हो, तब हम देख सकते हैं मसल टेस्टिंग कर सकते हैं इनकी। तब हमें ज़्यादा जो है वो रेंज ऑफ सिवियरिटी जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट पता लग सकती है। ओके, अब है फील्ड से रिलेटेड ऑर्थोटिक ट्रीटमेंट। क्या हम कर सकते हैं ऐसे पेशेंट्स का? हम सर्जरी की तरफ नहीं जाएंगे ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि हमें अगर उसके वॉलंटरी कंट्रोल में थे तो हम अगर वो कोशिश कर सकते हैं कि उसके वॉलंटरी फंक्शंस रीगेन हो सकें किसी तरह, क्योंकि एक्सरसाइज तो होती है कि कंट्रैक्चर्स बनते हैं, स्पास्टिसिटी होती है, तो फिजियोथेरेपी का तो बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो फिजियोथेरेपी के साथ साथ अगर हम कोई ऑर्थोसिस प्रिस्क्राइब करते हैं अर्ली स्टार्ट में, तो सबसे पहले हम एंकल पे एएफओ दे सकते हैं, ठीक है, अगर तो वहाँ पे ज़रूरत है, अगर फुट ड्रॉप कर रहा है, गेट में प्रॉब्लम आ रही है तो। और कुछ को नहीं भी ज़रूरत होती है। और सम हु नीड टू अलाउ वेट बियरिंग एंड हैज सफिशेंट इनसफिशेंट स्ट्रेंथ एट द नी एंड एंकल नीड्स केएफओ। अगर नी और एंकल दोनों पे है तो हमें नी एंकल फुट ऑर्थोसिस दे सकते हैं। वी कैन चेक सच पेशेंट बाय स्टैंडिंग द पेशेंट बिटवीन द पैरेलल बार्स स्पॉटिंग ऑन द हेमिप्लेजिक साइड एंड हैविंग हिम टेक अ फ्यू स्टेप्स। लेकिन उससे पहले हम उसकी डिग्री ऑफ स्पास्टिसिटी चेक करेंगे, उसके फंक्शंस परफॉर्म करवा के, क्योंकि थोड़ा चल के दिखाओ पैरेलल बार्स के दरमियान, थोड़े से स्टेप्स लेकर दिखाओ ताकि हमें पता लग सके आइदर ये ऑर्थोसिस उसको बेनिफिट देगी कि नहीं देगी। इफ़ हेमिप्लेजिक साइड विल नॉट बियर द वेट टेम्पररी, तो हम उसको कोई ना कोई स्प्लिंट लगा सकते हैं थोड़ी टाइम के लिए। एंड ही इज एबल टू बियर द वेट, दैट इट मीन्स ही हैज़ सफिशेंट पावर and volitional control at the hip to allow weight bearing and forward movement of the leg and orthosis can be prescribed। और अगर वो इस काबिल है कि वेट बेयर कर सकता है तो फिर हम उसको ऑर्थोसिस देंगे और उसका फ़ायदा भी डेफिनेटली होगा। अब एक डिज़ाइन करते हैं हम ऑर्थोसिस का। इसमें हम लाइट वेट यूज़ करेंगे, प्रेफर करेंगे कि एल्यूमिनियम की हो, ठीक है, जो अब पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी करता है कि कौन अफोर्डेबल है नहीं है। फिर उसके बाद प्लास्टिक शेल मेटल, थाई पे जो है वो मेटल यूज़ कर सकते हैं। काफ बैंड लगाएंगे। नी पे जो है वो हम ड्रॉप लॉक लगा देंगे, और लेकिन वो होगा मीडियल साइड पर। देखिए डबल अपराइट लगा रहे हैं तो दोनों साइड होंगी, लेटरल भी और मीडियल भी, लेकिन हम जो ड्रॉप लॉक लगाएंगे नी पे वो मीडियल साइड पे लगाएंगे। फिर नी कैप भी लगाएंगे। एंकल पे हम स्टॉप लगा सकते हैं ताकि वो 1 डिग्री पे जाके सेट हो जाए, फर्दर जो है वो प्लांटर फ्लेक्शन में ना आ जाए। हेमिप्लेजिक पेशेंट में जो है वो प्लांटर फ्लेक्शन में जाए, उसकी डिग्री सेट कर देंगे। और शू जो है उसमें सॉलिड स्टिरिप लगाएंगे। अब लेफ्ट हेमिप्लेजिक्स की बात आई है। इनको प्रॉब्लम आती है ट्रंक फ्लेक्शन, पैरेलल बार्स, रिमेनिंग द पैरेलल बार्स, ट्रबल इन मेंटेनिंग बैलेंस। बिफोर डिलीवरी द पेशेंट कैन प्रैक्टिस स्टैंडिंग बैलेंस। जाहिर है कोई भी ऑर्थोसिस देने से पहले हम उसकी गेट पैटर्न चेक करेंगे, उसकी डिग्री ऑफ स्पास्टिसिटी चेक करेंगे, देन वी विल प्रिस्क्राइब। अगर उसके लिए बेनिफिट होगी तभी देंगे। तो इसलिए हमें उसकी एक्सरसाइज करवानी चाहिए, वेट शिफ्टिंग करवानी चाहिए, पैरेलल बार्स के दरमियान स्टैंडिंग बैलेंस उसका देखेंगे, और डेली स्ट्रेचिंग होगी। फिजियोथेरापिस्ट ऑफ कोर्स उसके लिए कोई हायर करेंगे, या उसके फैमिली मेम्बर्स में से किसी को सिखाएंगे कि आपने ऐसे रोज़ाना इसकी वर्जिश करवानी है ताकि जो कंट्रैक्चर हैं वो रिलीज़ हो जाए नी और एंकल पे। और ऐसे पेशेंट्स को नाइट स्प्लिंटिंग बहुत फ़ायदा देते हैं क्योंकि तब उसके मसल्स रिलैक्स होते हैं। Orthotic treatment of the hemiplegic patient. Severely hemiplegic patient need exercise program before use of orthosis so he may become able for maintaining upright posture. The patient who become dependent on KAFO cannot become functional amputators. जो कि AFO पे डिपेंडेंट हो जाएंगे फिर वो उन्हें आदत सी हो जाएगी और फिर वो फ्री एम्बुलेशन मूवमेंट नहीं कर सकेंगे। द पर्पज़ ऑफ ऑर्थोसिस शुड बी ऑफ टेम्पररी बेसिस
for his posture maintenance, psychological satisfaction, and during exercise program. It is a time taking process because of the alteration of the spasticity pattern. क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में, स्ट्रोक के पेशेंट्स में डिग्री जो स्पासिसिटी होती है उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, वो कभी भी जो है वो स्वेयर हो सकती है, इसलिए उसको एक ओरिजिनल फंक्शंस पे, ओरिजिनल पोजीशन पे लाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, गेट ट्रेनिंग जो है, फॉलोअप ट्रीटमेंट इसका लंबा जाता है। जो पेशेंट ड्यूरिंग गेट एक्सटर्नल रोटेशन करते हैं और सरकमडक्ट करते हुए चलते हैं स्विंग फेस में, तो उनको फिर ऑर्थोसिस देंगे। फुट ड्रॉप ऑर्थोसिस make walking easy but affects the gait slightly. Reevaluation is necessary until the return of the motor power to prevent toe dragging and medial ankle instability. In this way, patient can get rid of the orthosis. हम साथ साथ ऑर्थोसिस प्रिस्क्राइब करने के बाद उसको फॉलोअप क्यों ज़रूरी होता है, ताकि हम देखें आइदर उसके गेट पैटर्न में कोई फ़र्क आ रहा है इस ऑर्थोसिस के पहनने से, इसको फ़ायदा हो रहा है, इसकी गेट में फ़र्क आ रहा है, वो नॉर्मल की तरफ आ रही है, तो ये बहुत ज़रूरी है रीवैल्यूएशन करना। आफ्टर द रिकवरी प्रोसेस, पेशेंट कैन गेट रिड ऑफ द ऑर्थोसिस बिटवीन द 4th and the 10th वीक पोस्ट स्ट्रोक। स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम्स, पर्पस क्या होगा हमारा ऑर्थोसिस देने का स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम्स में? एक तो मोबिलिटी में उसको है, फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स हो, एक्सरसाइज प्रोग्राम में उसको बेनिफिट हो, और जो है वो घर के काम करने में या ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो है उसको एज अ एड के तौर पे हम उसको ऑर्थोसिस देंगे। उसके लिए अगर बेनिफिट होगा तब भी हम देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे। अगर उसका सिर्फ वेट बढ़ाना है या कॉस्मेटिक पर्पस जिसके लिए देना है, तब ये कोई फ़ायदेमंद नहीं है। तो हम किस तरह ये डिसीजन ले सकते हैं कि आइदर ही नीड एन ऑर्थोसिस और नॉट? तो हम देखेंगे मोटर लेवलिंग कहाँ तक है, कंप्लीट है या पार्शियल है। फिर मोटिवेशन, डिग्री ऑफ स्पास्टिसिटी चेक करेंगे, बॉडी वेट कितना है, बाजू में कितनी ताकत है, और एज क्या है, हेल्थ कैसी है उसकी, मसल्स की, और उसकी अपनी हेल्थ कैसी है। ऑर्थोटिक प्रिस्क्रिप्शन, LAN designation assume a complete LAN with the functional preserved at a stated level. Okay, अगर T1 लेवल की LAN है। Paraplegic describes an individual with full complete from spinal cord level T1 and complete lack of function at T2 and all lower levels. Function of this listed musculature will vary with the precise level. T5 पे कौन से मसल्स फंक्शनल रहेंगे? अपर लिम्ब मसल्स, लैटिसिमस डोर्साई मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स और इरेक्टर स्पाइनल मसल्स जो हैं वो रिमेन फंक्शनल। तो फिर हम इनको क्या क्या ऑर्थोसिस दे सकते हैं? TLSO दे सकते हैं थोरैकोलम्बोसैक्रल ऑर्थोसिस के साथ, हिप नी एंकल फुट ऑर्थोसिस दे सकते हैं, यानी कि स्पाइनल ऑर्थोसिस के साथ हमने लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस भी अटैच कर दी, ताकि वो स्टैंडिंग या एक जगह से दूसरी जगह एम्बुलेशन में उसको हेल्प अगर हो सकती है तो उसको फिर पूरा फ्रेम बना कर देंगे। सॉलिड एंकल्स लगाएंगे एंकल पे कोई ना कोई डिग्री सेट करके। वो एक जॉइंट वाला होता है, सॉलिड एंकल होता है पूरा प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है, उसमें कोई हम एडिशनल जॉइंट जो है वो नहीं लगाते हैं। नी और हिप लॉक्स लगा देंगे। व्हील चेयर फॉर हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी लोकोमोशन। T6 to T11 लेवल पे लेन है, तो फंक्शनल मस्कुलेचर्स कौन से हैं? इंटरकोस्टल मसल्स लोअर साइड पे जो हैं, अपर और मिडल इरेक्टर स्पाइनल मसल्स रिमेन फंक्शनल, और एब्डोमिनल मसल्स कुछ हद तक फंक्शनली रहेंगे। और ऑर्थोसिस हम देंगे इसमें लंबोसैक्रल ऑर्थोसिस स्टार्टिंग में, फिर HKFO देंगे, और व्हील चेयर जो है वो नॉर्मली हाउस होल्ड वर्क के लिए, कम्युनिटी लोकोमोशन के लिए। And in case of T12, LAN functional musculature are middle and lower erector spine, abdominal muscles. ऑर्थोसिस शुरू में हम pelvic band देंगे, देन KFO दे देंगे, और KFO की एक एग्जांपल दिया कि क्रेज स्क्वाट, और सॉलिड एंकल देंगे और नी पे लॉक्स देंगे। जी क्रेज स्क्वाट कैसी होती है, कैसा KFO है, ये आप पिक्चर देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, शू को रीइंफोर्स किया जाता है लॉन्गिट्यूडनल प्लेट्स के साथ। फिर एंकल पे जो जॉइंट नज़र आ रहा है आपको, आर्टिफिशियल जॉइंट जो लगा है, इसको कहते हैं, इसकी जो शेप है ना, इसको कहते हैं बाई काल एंकल जॉइंट, और इसमें 10 डिग्री डोर्सिफ्लेक्शन सेट की हुई है, थोड़ा ऊपर को उठा हुआ है ना, 10 डिग्री पे सेट किया हुआ है। फिर प्रीटिबियल बैंड लगाया गया है ऊपर की साइड पर, और नी पे जो है वो जो लॉक लगाया गया उसका नाम है पॉल लॉक, और उसके साथ एक बेल भी है पीछे की तरफ, आप देख रहे हैं बेल रिलीज, उसको पकड़ के खींचते तो
जो है वो लॉक खुल जाता है, और सिंगल थाई बैंड। तो ये ग्रेस कोड KAFO है। L1 लेवल की लेजन है तो फंक्शनल मस्कुलेचर हमारे पास कौन से हैं? पार्शियल हिप फ्लेक्सर्स। तो हिप फ्लेक्सर्स अगर ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे तो फिर हिप फ्लेक्शन पे कंट्रैक्चर बन सकता है। तो हमें जो ऑर्थोसिस चाहिए वो HKFO चाहिए, सॉलिड एंकल चाहिए, हिप पे और नी पे लॉक चाहिए अगर कंट्रैक्चर है, क्योंकि कंट्रैक्चर अगर हो जाता है तो फिर लॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। KFO देंगे जैसे कि क्रेज कोड है, सॉलिड एंकल बना कर देंगे AFO, और नी पे लॉक्स एंड नी लॉक्स इफ़ नो कंट्रैक्चर। और अगर नी पे जो है वो कंट्रैक्चर नहीं है तो हम नी लॉक्स भी लगा सकते हैं। समटाइम्स कंट्रैक्चर में भी हम ये लगा सकते हैं नी लॉक्स, और समटाइम्स नहीं, क्योंकि ये लेकिन ये लॉक्स खोलने पड़ते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ये कंट्रैक्चर को रिलीज़ इसी सूरत में किया जा सकता है जब तक उसके इर्द गिर्द के जो है मसल्स और जॉइंट्स जो हैं वो हरकत में नहीं आते। उसकी हमें ग्रेजुअली जो है वो उसकी फिजियोथेरेपी करवानी पड़ती है, तो उस दौरान फिर हम ऑर्थो से सुधार देंगे। लेकिन है तो फंक्शनिंग मस्कुलेचर है हमारे पास हिप फ्लेक्सर्स, पार्शियल एडक्टर्स, पार्शियल क्वाड्रिसेप्स। तो हमारे पास कौन सी डिफॉर्मिटी डेवलप हो सकती है? हिप फ्लेक्शन एडक्शन कंट्रैक्चर। तो ऑर्थोसिस हमें नीड होगी अगर हमने इस कंट्रैक्चर से बचना है। HKFO सॉलिड एंकल, हिप और नी पे लॉक देंगे। KFO सजेस्ट क्रेज कॉर्ड इफ़ नो कंट्रैक्चर। क्रेज कॉर्ड जो है वो ज़्यादातर बगैर कंट्रैक्चर की सूरत में देते हैं। L3 लेवल की लेजन है। फंक्शनिंग मस्कुलेचर हमारे पास हैं एडक्टर्स और क्वाड्रिसेप्स। पोटेंशियल डिफॉर्मिटी कौन सी डेवलप हो सकती है? हिप फ्लेक्शन एडक्शन कंट्रैक्चर। तो ऑर्थोसिस हमें चाहिए होगी अगर हमने इससे बचना है, इस कंट्रैक्चर से बचना है, तो हम स्टार्टिंग में KFO दे देंगे, सॉलिड एंकल और नी पे लॉक्स, और बाद में फिर AFO पे आ जाएंगे और सॉलिड एंकल्स। L4 लेवल की लेजन है तो फिर जो फंक्शनल मस्कुलेचर हैं वो हैं पार्शियल हिप एक्सटेंसर्स, पार्शियल एब्डक्टर्स, पार्शियल हैमस्ट्रिंग्स एंड पार्शियल डोर्सिफ्लेक्सर्स। तो पोटेंशियल डिफॉर्मिटीज़ कौन सी डेवलप हो सकती हैं? जिनोरी कर्वेटम, कैल्केनियो वेल्गस एंड कैल्केनियो वेरस डिफॉर्मिटी डेवलप हो सकती है। ऑर्थोसिस हमें चाहिए होंगे AFOs एंड सॉलिड एंकल्स। L5 लेवल की लेजन है फंक्शनल मस्कुलेचर हमारे पास डोर्सिफ्लेक्सर्स, पार्शियल हिप एक्सटेंसर्स, पार्शियल एब्डक्टर्स of the hip, partial hamstrings. Potential deformity that can develop are calcaneus valgus and calcaneus varus. ठीक है, calcaneus valgus और varus क्या है? अगर ये आप फिगर देख रहे हैं तो नॉर्मल एंगल कितना है? अगर हम ये पोस्टीरियर लेग से एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो ये 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, लेग और हील तक की जो लाइन खींचेंगे 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। और अगर इससे वेल्गस है, अगर कल्केनियो वेल्गस है तो हमें पता लग जाएगा एन इंक्रीज इन द मीडियल एंगल बिटवीन द कल्केनियस एंड द पोस्टीरियर लेग। तो ये शो करेगा कि कल्केनियो हील जो है, कल्केनियो वर्ड हील के लिए यूज़ होता है, तो कल्केनियो वेल्गस यानी कि हील वेल्गस में जा रही है। और अगर वो वेरस में जा रही है तो ये जो 180 डिग्रीज जो वो एंगल बन रहा है इससे कम होगा, ये एंगल 180 डिग्री से कम बनेगा। इट मीन्स जो है ये हील जो है वो वेरस में जा रही है। ऑर्थोसिस क्या देंगे? AFO सॉलिड एंकल्स और एंटीरियर साइड पे स्टॉप दे देंगे एंकल को। S1 लेवल फंक्शनिंग मस्कुलेचर आर हिप एक्सटेंसर्स, एब्डक्टर्स, पार्शियल हैमस्ट्रिंग्स, पार्शियल प्लांटर फ्लेक्सर्स। पोटेंशियल डिफॉर्मिटी दैट कैन डेवलप एज कैल्केनियस। ऑर्थोसिस वी नीड AFO सॉलिड एंकल्स, एंटीरियर स्टॉप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है, इसमें सारे सेगमेंटल स्पाइनल कॉर्ड लेवल विद फंक्शन दिखाए हैं। C1 to C6 नेक फ्लेक्सर्स, C1 to T1 नेक एक्सटेंसर्स, C3 to C5 सप्लाई डायफ्राम, मोस्टली C4, C5 to C6 shoulder movements, raise arm, flexed elbow, supinate the arm, C6 to C7 extend the elbow and wrist, pronate wrist, C7 to T1 flexion of the wrist, supply small muscles of the hand, T1 to T6 intercostals and trunk above the waist, T7 to L1 abdominal muscles, L1 to L4 thigh hip muscles, L4 to S1 hamstrings and dorsiflexors of the foot, L4 S2 plantar flexion of the foot and the toe movements. ये भी एक चार्ट है, द लेवल ऑफ इंजरी द स्पाइनल कॉर्ड, पॉसिबल इम्पेयरमेंट्स कहाँ पे आएंगी और रिहेबिलिटेशन पोटेंशियल क्या होगी। अगर C2 to C3 लेवल की इंजरी है, यूजुअली फैटल एज अ रिजल्ट ऑफ इनएबिलिटी टू ब्रीथ, तो रिहेबिलिटेशन क्या देंगे इसको?
totally dependent for all care. C4 level, quadriplegia and breathing difficulty. Dependent for all care, usually needs a ventilator. C5, quadriplegia with some shoulder and elbow function, may be able to feed self using assistive devices, usually can breathe without a ventilator but may need other types of respiratory support. C6 level, quadriplegia with shoulder, elbow and some wrist function, may be able to propel a wheelchair inside on smooth surfaces, may be able to help feed, groom and dress self dependent on others for transfers. C7 level की लेकिन है quadriplegia with shoulder, elbow, wrist and some hand function, may be able to propel a wheelchair outside, transfer self and drive a car with special adaptations, may be able to help with ball and bladder programs. C8 level की लेकिन है quadriplegia with normal arm function, hand weakness. Rehabilitation potential, may be able to propel a wheelchair outside, transfer self and drive a car with special adaptations, may be able to help with ball and bladder program. T1 to T6 level, paraplegia with loss of function below mid chest, full control of the arms, independent with self care and in wheelchair, able to be employed full time. T6 to T12 level of injury, paraplegia with loss of function below the waist, good control of the torso, good sitting balance, greater ability for operation of a wheelchair and athletic activities. L1 to L5 level की लेकिन है paraplegia with varying degree of muscle involvement in the legs. Rehabilitation potential, may be able to walk short distances with braces, orthosis and assistive devices.